अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम लोगों ने जो वन शॉट था वो केमिकल बॉन्डिंग का पहले भी दिया था, लेकिन कुछ इशू आ रहा था वॉइस का, इस वजह से हम लोग वन शॉट इसको दोबारा देंगे। वो वाला हमने अपलोड इस वजह से नहीं किया कि उसमें वॉइस का काफ़ी मसला था। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर इसके सारे मेन टॉपिक्स, मेन क्वेश्चंस जो पास पेपर में आ चुके हैं, जो आ सकते हैं, वो सब हम लोग इसके अंदर कंप्लीट डिस्कस करेंगे और जल्द अज जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग से निकला है, किसको बोलते हैं ये चीज़ पहले देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड अट्रैक्टिव फोर्स को बोलते हैं, ठीक है। ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जो दो चीज़ों को, टू सब्सटेंस को आप लोग बोलें आपस में जोड़ कर रखती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे को बॉन्ड बोला जाता है। अगर देखें जिस तरीके से हम लोग बाहर से लेते हैं इसमें बॉन्ड या एल्फी वगैरह, तो दो को जोड़ते हैं ना, वो दो चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं, ये होता है बॉन्डिंग, जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ता है। तो अब केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जो टू और मोर एटम्स को आपस में क्या कर सके? कंबाइन करे या जोड़ कर रखे। दो या दो से ज़्यादा एटम्स को जो फोर्स आपस में जोड़ कर रखेगी वो कहलाएगा केमिकल बॉन्ड। तो ये केमिकल बॉन्ड किस वजह से बनता है? जब दो एटम्स आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, देते हैं या गेन करते हैं, लूज करते हैं, तो उससे हमारे पास क्या बनता है? केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो मतलब ऐसे कि अगर हम लोग बोलते हैं Na और Cl, जब ये दोनों आपस में आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा उसके इलेक्ट्रॉन को गेन करता है NaCl, तो इनके दरमियान क्या बना? बॉन्ड बना। तो दो या दो से ज्यादा एटम को जो जोड़ेगा वो बॉन्ड कहलाएगा, और वो एटम्स की अगर केमिकल केमिस्ट्री के अंदर बात कर रहे हो तो वो हमारे पास केमिकल बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड। अब इसमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जो मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है कि व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड? एटम को केमिकल बॉन्ड बनाने की जरूरत क्या है? एटम को अपने पास बनाने की जरूरत क्या है कि वो क्यों बनाए? देखिए मेन रीजन क्या है कि वो स्टेबिलिटी करना चाहते हैं, ठीक है। वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो जहां भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि व्हाई डू एटम फॉर्म बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बनाने की जरूरत क्या है, एटम को क्यों बनाना चाहते हैं, तो किसके लिए? मेन रीजन है स्टेबिलिटी के। इसीलिए वो बनाना चाहते हैं ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सकें, ठीक है। स्टेबल करने के लिए अपने आप को क्या करते हैं? वो दूसरे एटम के साथ मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, कंबाइन होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन या लूज जो भी कहते हैं, तो वो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो इससे एक नया क्वेश्चन जो बना है और जो पास्ट पेपर में आ भी चुका है वो ये है कि हाउ डू एटम्स अटेन स्टेबिलिटी, के एटम स्टेबिलिटी गेन कैसे करते हैं? हाउ का मतलब कैसे, एक्सप्लेन करें कि एटम स्टेबिलिटी गेन कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए जो थ्योरी है वो है वैलेंस कंसेप्ट थ्योरी। उसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि स्टेबिलिटी अटेन कैसे की जाती है। तीन तरीके हैं, ठीक है। या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया जाता है, सेकेंडली या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, या फिर अपने आप को, या तो आप लोगों के पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो ये तीन तरीके हैं जिसकी वजह से वो एटम अपने आप को स्टेबल करते हैं। और स्टेबल किस तरीके से पता चलेगा वो स्टेबल है या नहीं? तो वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस के मुताबिक करना चाहते हैं, ठीक है। नोबल गैसेस क्या हैं? नोबल गैसेस 8 ग्रुप के हैं, ठीक है। प्रोडक्ट टेबल में जो 8 ग्रुप होता है ना, वो नोबल गैसेस का होता है। उनका कंप्लीट वैलेंस शेल होता है। तो जब उनका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है तो वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेती, वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एटम भी अपने आप की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उनके मुताबिक करना चाहते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद उनके मुताबिक करना चाहते हैं, इसलिए ताकि वो स्टेबल हो सके। अब वैलेंस कंसेप्ट थ्योरी आप लोग पढ़ेंगे, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि एटम स्टेबल कैसे होते हैं। वैलेंस कंसेप्ट थ्योरी हमें बताती है दो रूल्स, ठीक है। ये दो रूल्स क्या है? एक आप लोगों को बोलते हैं ऑक्टल रूल और दूसरे को क्या बोला जाता है? डुप्लेट रूल।
ये दो रूल हैं जिनके नतीजे में जिसको वैलेंस कंसेप्ट थ्योरी एक्सप्लेन करती है और बताती है कि ये किस तरीके से ये हैं क्या और एटम अपने आप को स्टेबल कैसे करता है। ठीक है, ऑक्टल थ्योरी का मतलब है अपने आउटर मोस्ट शेल में, आउटर या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अटेन करना या होना। वो क्या होता है ऑक्टल रूल कि अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो वो कभी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। तो वो क्या करते हैं, कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते और वो स्टेबल माने जाते हैं। ठीक है, आप एग्जांपल लेते हैं कि जिस तरीके से एक नोबल गैस की एग्जांपल ले रहा हूँ कि नोबल गैस है नियॉन। ठीक है, इसकी एटॉमिक नंबर है 10। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 1s 2 2s 2 2p6। अब देखें ये जो आखिरी शेल है, ये देखें ये आप लोगों के पास शेल नंबर 2 दूसरा शेल है, मतलब दूसरे शेल में ये कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 और 6 8। ठीक है, मतलब ये नियॉन गैस है इसी वजह से स्टेबल है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हम लोग एग्जांपल लेते हैं कोई ऐसे मेटल की जो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग ले लेते हैं सोडियम की, इसके होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये देखें इसके पास हो गया आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब पिछले शेल में तो है 8 इलेक्ट्रॉन लेकिन आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबल नहीं है। तो ये आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देता है, लॉस कर देता है। तो पिछले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, 8, तो ये भी स्टेबल हो जाता है। इससे पता चला कि वो क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए करेगा ताकि वो स्टेबल हो सके। या कोई ऐसा कम वाला होगा जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जिस तरह क्लोरीन है 7 ग्रुप का एलिमेंट है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है जिसकी वजह से वो कंप्लीटली स्टेबल हो जाता है, 8 पूरे हो जाते हैं। डुप्लेट रूल नाम से पता चल रहा है आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करना। कितने शेल में, वैलेंस शेल के अंदर। वैलेंस शेल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए वो फिर भी स्टेबल होगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास होता है हीलियम। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो स्टेबल होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2। तो हीलियम आप लोगों के पास नोबल गैस है, याद रखना नोबल गैस है, स्टेबल फॉर्म में होती है। इसकी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं लिथियम। इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 3 इसका एटॉमिक नंबर है 3। तो हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 1s2 और 2s1। अब ये आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। लूज करने की वजह से पिछले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, 2, तो ये भी स्टेबल होता है। तो याद रखिएगा जो ग्रुप 2 है जो ग्रुप 1 है वो 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होता है तो वो लूज करता है, तो उसकी पीछे वैलेंसी पूरी हो जाती है, वो स्टेबल हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल। वो ऑक्टल रूल या डुप्लेट रूल को ही फॉलो करते हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ऑक्टल रूल और डुप्लेट रूल को ही फॉलो करते हैं ताकि अपने आप को स्टेबल कर सके। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमने पढ़े, स्टेबल कैसे करते हैं, एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और कौन से रूल्स ऐसे हैं जिनको वो फॉलो करते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वो रूल्स भी हमने देख लिए। अब यहां से हमें पता चलता है कि कौन से एटम के, अब यहां से मेन क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से। याद रखिएगा यहां से हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव को पहले देख लेते हैं क्योंकि यहां भी हमने लॉस और गेन की बात की है ना, तो इससे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि जो एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 1 करे या ज्यादा करे, मतलब आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज करना, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को ही शो करता है कि वो एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखता है वो क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो आप लोग सिंपल याद रख लें, जितने भी एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जितने भी एलिमेंट है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। वो क्या है, पॉजिटिव एलिमेंट है, क्योंकि इसके ऊपर देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इसको पॉजिटिव चार्ज से पहचाना जाता है। सेकेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिव।
एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को हमेशा, जिस तरह क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसको पहचानने का तरीका ये है कि इसका आउटर मोस्ट शेल में, जो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन जब इंटर होता है तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होने की वजह से एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो जो भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएगा, और जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहलाएगा। तो ये पहचान होती है और इसी तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, अब यहां तक तो आप लोगों ने जो मेन कंसेप्ट्स आ सकते थे वो क्वेश्चंस पढ़े। अब यहां से हम बॉन्ड्स को स्टडी करेंगे। बॉन्ड्स पढ़ लिए थे पहले, केमिकल बॉन्ड, अब उसकी टाइप्स देखेंगे। आप लोगों की बुक्स में 2 टाइप्स हैं, हम लोग ज्यादातर 4 टाइप्स को ही डिस्कस करेंगे और चारों को ही इसमें मेन टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अब टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितनी है यहाँ पर? 4 टाइप्स है। ठीक है, पहले को बोलते हो आप लोग आयनिक बॉन्ड। ठीक है, सेकेंड आप लोगों के पास होता है कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड आप लोगों के पास होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और जो फोर्थ होता है उसको बोलते हो मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, यही आप लोगों के पास क्या थे, ये 4 टाइप्स हैं जिनको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग आयनिक बॉन्ड की तरफ चलते हैं। सही है, आयनिक बॉन्ड की तरफ आते हैं, उसके मेन क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं आयनिक कंपाउंड्स की तरफ। तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं तो पहले उसको देख लेते हैं। आयनिक कंपाउंड बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जब एक एटम अपना कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देता है दूसरे एटम की तरफ तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड बनता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? आयनिक बॉन्ड। इसमें क्या होता है, एक एटम हमेशा क्या करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, और जो सेकेंड एटम होता है वो क्या करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एक से शिफ्ट होकर दूसरे की तरफ चला जाता है जिससे हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब ये आयनिक बॉन्ड तो हमें समझ आ गई कि कैसे बनता है, कि अब इसमें आयंस कैसे बनते हैं उन चीजों को देखते हैं। जैसे कि हमारे पास सोडियम है, सोडियम अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, और क्लोरीन है, वो इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्लोरीन नेगेटिव बना देता है। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब आपस में मिलेंगे तो तभी हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और यही हमारे पास क्या होता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। तो अब इनके दरमियान इसे आयनिक कंपाउंड बोलेंगे और इनके दरमियान जो बॉन्ड बना है वो है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब ये समझ आ गई कि एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लॉस हुआ और यहाँ पर कंप्लीटली गेन हुआ है। तो यही चीज बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पूरा निकलता है और दूसरे की तरफ चला जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, आप लोगों के पास एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो लूज करने से हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है और गेन करने से हमेशा नेगेटिव। कोई भी एटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +2, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -2। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा +1 +2, तो इस तरीके से चार्जेस आते जाएंगे। अब इधर से जो मेन क्वेश्चन है वो क्या है कि आप लोग कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन के बारे में बताएं कि कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कैटायन और एनायन क्या है, फिर इसकी फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। यहां पर लफ्ज यूज हुआ है कैटायन। ठीक है, जो कैटायन किसे बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज आने को। ठीक है, किसके आने को? पॉजिटिव चार्ज आने को। और एनायन किसको बोला जाता है? नेगेटिव चार्ज आने को। ठीक है, अब यहाँ से हम पूछा जा रहा है कि आप लोगों के पास 2 एटम्स उन्होंने दे दिए, एक एल्यूमिनियम और एक दूसरा क्लोरीन, एटॉमिक नंबर ही बता दिए। अब बोलते हैं कि क्या ये एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, गेन करेंगे, ये चीज आप लोगों ने बतानी है, और ये भी बताना है कि इनमें से कैटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है। तो समझ आएगी, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कैटायन हुआ, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा वो एनायन होगा। अब इनको देख लेते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम उठा लेते हैं। एल्यूमिनियम का हमें समझ आ गया, एटॉमिक नंबर है 13। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखें कितनी होगी? 6 12 और हमारे पास आ गई 3p1। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं? ये आउटर मोस्ट शेल है, ये देखें 3 और 3, मतलब इसका मतलब है तीसरा शेल है। तीसरे शेल में आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ गए 3, 2 और +1 3। अब हमें पता है इसको स्टेबल होने के लिए ऑक्टल रूल को फॉलो करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 5 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा नहीं, तो ये क्या करेगा? एल्यूमिनियम
किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम +3 में, और अपने जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देगा, लूज कर देगा। जब वो लूज कर देगा तो उससे पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स गिने, उससे पिछले वाले इलेक्ट्रॉन में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग लेते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक 17, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 और 2p6, आगे 3p2 और 3s2 और 3p5। तो अब आउटर मोस्ट शेल में देखिए इसके कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये आउटर मोस्ट शेल है, 2 और 5 कितने हो गए, 7। अब 7 इलेक्ट्रॉन, अब ये 7 के 7 तो नहीं लूज कर सकता, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल कर सकता है क्योंकि ऑक्टल रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। अब देखें यहां से पता चल रहा है -1 से कि ये आप लोगों के पास क्या है, एनाइन है, और यहाँ पे प्लस चार्ज आया है, देखें ये +3, तो आप लोगों को इस समझ आ गई ये क्या है, आप लोगों के पास कैटायन है। ठीक है, कैटायन और एनाइन की चार्जेस से पता चलते हैं। इसके बाद हम लोगों को पता क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डू एटम फॉर्म आयन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं कि आयन कैसे बनता है। आयन तो समझ आ गई हमें, अब ये पूछते हैं कि एटम आयन क्यों बनाते हैं। एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए, देखिए अटेन स्टेबिलिटी, ये क्या करते हैं, एटम क्या करते हैं, जब भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ज्यादा हो या कम हो, 8 या 2 ना हो, वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं तो आयन बनते हैं, तो वो स्टेबल भी साथ हो जाते हैं ताकि अपने आप को स्टेबल भी कर सकें। तो आपने जितने भी देखे, जिस तरीके से ये एग्जांपल है कि देखिए आयन बना है, लेकिन हमें पता है 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट हो जाएंगे, एक और आ जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे, 6 और 2 8 हो जाएंगे, तो 8 कंप्लीट होने की वजह से स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये लूज हुआ लेकिन ये आयन बन गया, लेकिन आयन बनने की वजह से पीछे स्टेबल भी तो हो गया। तो आयन एटम इसलिए एटम अपने आयन को आयन में इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि अपने आप को स्टेबल कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लॉन्ग में आता है वो ये है कि व्हाई आयनिक कंपाउंड है गुड इलेक्ट्रोलाइट इन मोल्टन फॉर्म, के हमारे पास मोल्टन फॉर्म में जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो गुड इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में गुड इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। अब इससे को स्टडी करते हैं कि इसमें क्या, इसका आंसर क्या हो सकता है। पहले हम लोग इसको आंसर देने की बजाय पहले बताते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा फॉर्म होती है कि इसकी जो अपने अंदर से करंट को पास करवाए, जो अपने आप को अंदर से क्या पास करवा सके, करंट को पास करवा सके, वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो कंप्लीटली आयोनाइज हो और अपने आप को आयंस के कन्वर्ट करने के बाद क्या करवा सके, अपने अंदर से करंट को पास करवा सके, वो होता है इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पर दो की बात हुई है कि एक मोल्टन फॉर्म होनी चाहिए और एक सॉलिड। अब बताएं इनमें से, हमने एक पहले ही बता दिया मोल्टन फॉर्म में गुड इलेक्ट्रोलाइट है और सॉलिड फॉर्म में गुड इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, मतलब उसके अंदर करंट पास नहीं होता, वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं माना जाता। मोल्टन फॉर्म ये है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। फ्रीली मूव करने की वजह से वो क्या बोलते हैं हम लोग, इसके अंदर से जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों और वो मूव कर सकें, मोबिलिटी की प्रॉपर्टी रखें, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वो अपने अंदर से करंट को पास करवा सकते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि मोल्टन फॉर्म में गुड इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि वो मूवेबल होते हैं, इस वजह से। सॉलिड फॉर्म में देखिए कंप्लीटली जुड़े हुए होते हैं एटम, एक दूसरे से इतने जोर से जुड़े हुए होते हैं कि वो पास एक मूव नहीं कर सकते। जब वो मोशन नहीं कर सकते तो अपने अंदर से करंट को पास नहीं करवा सकते, तो इस वजह से यहाँ पर मोशन न होने की वजह से हम लोगों की वजह ये इलेक्ट्रोलाइट गुड नहीं होते। अब आगे मेटल और नॉन मेटल में फर्क क्या है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड ज्यादातर बनता है मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान। किसके दरमियान? मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान। मेटल है पहले 3-4 ग्रुप के एलिमेंट्स और बाकी जो बच के आगे वो है हमारे पास नॉन मेटल। ट्रांजिशन मेटल्स की भी हमारे पास इनके अंदर आते हैं, वो भी हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज ही करते हैं। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास के मेटल और नॉन मेटल में फर्क क्या है। तो एक तरफ हम लोग मेटल को ले लेते हैं और दूसरी तरफ को नॉन मेटल्स को ले लेते हैं। अब इनमें फर्क देखें, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सॉलिड किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। मरकरी को छोड़ के, जो मरकरी आप लोगों के पास वो कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। लेकिन नॉन मेटल तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो ज्यादातर ये गैसेस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम लोग ले लेते हैं कि जो आप लोगों के पास मेटल्स होते हैं ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा गेन करेंगे। मतलब ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं
और ये हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले, हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले। ठीक है, इसके बाद मेन रिएक्शन है, जैसे कि सोडियम है वो अपने आप को सोडियम प्लस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यहाँ से हम लोग एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्लोरीन नेगेटिव में कन्वर्ट करता है, तो इनके दरमियान जो बनेगा NaCl, वो आप लोग बोलते हैं कि एक मेटल और नॉन मेटल के दरमियान आयनिक कंपाउंड्स की होती है। तो समझ आ गई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हमेशा मेटल होते हैं, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज भी हैं, जो मेन प्रॉपर्टीज इसके लिंक थी वो ही हमने डिस्कस की है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड को। हाँ, अब हम देखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड को। आयनिक बॉन्ड कंप्लीट हो चुका था, अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड सेकंड टाइप है बॉन्ड की। ठीक है, ये किस तरीके से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ये किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। याद रखना, आयनिक और कोवेलेंट में यही फर्क है कि आयनिक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं है। कोवेलेंट बॉन्ड में दो चीजें शेयर की जाती हैं। मतलब ये कि अगर ये देखूं मेरे पास एक चीज ये है और एक चीज ये एक किसी और की है, ये वाली मेरी है, तो वो अपनी एक चीज मुझे दे रहा है, मैं एक अपनी चीज उसे दे रहा हूं, तो ये दोनों मेरे इस्तेमाल में भी है, ये दोनों उसके इस्तेमाल में भी है, तो इसको बोलते हैं शेयरिंग। कि दोनों चीजें जिसमें एक का भी किरदार हो दूसरे का भी, तो वो दोनों ही यूज कर रहे हों, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये शेयरिंग हमेशा म्यूचुअल शेयरिंग मानी जाती है, बराबरी पर शेयरिंग। ठीक है, कि जितने चीजें एक शेयर करेगा उतनी ही दूसरा भी शेयर करेगा, कि ऐसा नहीं है कि एक दो चीजें शेयर करे और दूसरा एक चीज शेयर करे, तो बराबरी पर शेयरिंग होगी। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनता है, कि एक एटम भी अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो दूसरा भी एक शेयर करे, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। तो इनसे जो बॉन्ड बनेगा वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड, विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज शेयरिंग या कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है जी इसको डैश से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डैश से। ये डैश की तरह लगाई जाती है, और कैसे इसको देख लेते हैं कि जिस तरीके से मैं बोलता हूँ हमारे पास एक हाइड्रोजन है, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यही यहाँ से बना देता हूँ दूसरे हाइड्रोजन को, कि इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आ गए तो कंप्लीट हो गया, तो वो स्टेबल हो गए। तो डुप्लेट रूल को फॉलो करें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि इसने इतने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो ये डैश लगाई जाती है इसके दरमियान। ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब ये टॉपिक तो कोवेलेंट बॉन्ड की समझ आ गई। अब इसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स हैं और क्या क्या है। ठीक है, अब पहली टाइप है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवेलेंट भी आता है। आप एक सीखेंगे आपको बाकी सब समझ आ जाएंगी। सिंगल, दूसरी है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और जो थर्ड है आप लोगों के पास वो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें हर एक एटम, ईच एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन। हर एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। जिस तरह हाइड्रोजन में देखें एक इलेक्ट्रॉन एक शेयर कर रहा है, एक दूसरा शेयर कर रहा है, तो इससे जो बॉन्ड होगा वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो मतलब सिंपल अल्फाज में बोले, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर शेयर होते हैं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर शेयर होता है। ठीक है, कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर शेयर होते हैं, इसके अंदर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। ठीक है, अब सेकेंड आ गया आप लोगों के पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें हर एक एटम, ईच एटम शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन हर एक एटम शेयर करता है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 4, मतलब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर हो रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इधर के, यहां देख लेते हैं पहले एग्जाम्पल्स को, फिर इसको रेज कर देंगे। ऑक्सीजन, जिस तरह ऑक्सीजन है इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर 2 ऑक्सीजन आ जाएं, उनके स्ट्रक्चर्स को देखें कि आउटर मोस्ट शेल का मैं बना रहा हूं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है, तो आखिरी भी जो दूसरा है वो भी 2 शेयर करेगा।
ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। तो हमें पता चल गया इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये बाकी 2 आगे, इसके भी ये बाकी 2 आगे। अब इनको गिने 2 4 और ये 4 8, 2 4 और ये 4 8। तो ये जो दरमियान वाले हैं ना, इनको दोनों इस्तेमाल करें। रिप्रेजेंट करने का तरीका देखें, 2 डैश लगा दी। 2 डैश का ये मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 1 डैश का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। समझ आ गई डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। अब यहीं पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं कि हर एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयर होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे। इसका मतलब है कि 3 पेयर शेयर होंगे। 3 पेयर, पेयर के अंदर 2 चीजें आती है ना, पता पेयर जोड़े को बोलते हैं, जोड़े में मादा और नर दोनों 2 चीजें आ गई। तो ये आ गया 3 पेयर, तो मतलब 6 चीजें आ गई। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं नाइट्रोजन की। ठीक है, नाइट्रोजन है 5th ग्रुप से, तो 5 इलेक्ट्रॉन। इसके देखें कैसा स्ट्रक्चर बनेगा कि 3 एक शेयर कर रहा है, 3 दूसरा शेयर कर रहा है। तो ये नाइट और बाकी जो 2 हैं वो अपने अपने पास हैं। तो देखिए नाइट्रोजन के 6 इसके पास हैं और 2 अपने 8, 2 इसके अपने, ये 6 शेयर हुए 8। तो इस तरीके से जो स्टेबल अपने आप को करते हैं वो होते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इनके रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? नाइट्रोजन के दरमियान 3 बॉन्ड्स बनाए जाएंगे। इसका मतलब है कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन ये आता है, इसको मिटा देते हैं, जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं और कौन सा मेन क्वेश्चन 2019 के पास पेपर में आ चुका है। ये भी आया 2023 में, रिपीट भी हुआ है। ठीक है, वाई एटम, कौन सा एटम, विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, आयनिक का कोवेलेंट, कि आयनिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कोवेलेंट? तो इसका आंसर हम लोग देते हैं, आप लोगों ने दोनों पढ़े हैं। पहले आयनिक को देख लेते हैं। तो आयनिक ही आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग माना जाता है। आयनिक आप लोगों के पास कौन सा बॉन्ड होता है? स्ट्रॉन्गर। पहले आप लोगों ने बताना है कि आयनिक बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड। तो फिर रीजंस की तरफ जानिए कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, हर एक एटम, अब देखिए मैं बोलता हूँ कि किसी ने मुझे पूरी चीज दे दी अपनी, अब वो वापस करनी मुश्किल है, वो मुझसे खींच नहीं सकता। अगर मैं बोलूँ ये दरमियान में शेयर हुए हैं, इसके ऊपर, एक के ऊपर भी, दोनों के ऊपर भी उसका होल्ड है, मेरा होल्ड भी है, तो उसके ऊपर अभी मतलब उसका भी कब्जा है, मेरा भी है, तो वो अपनी चीज वापस ले सकता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड में बॉन्ड टूट सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। वैसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक के मुकाबले में वीक होता है। तो ये आयनिक में कि पूरे के ऊपर मेरा होल्ड, अभी उसका होल्ड किसी के ऊपर नहीं है, तो मैं मुझसे नहीं ले सकता। इसलिए दरमियान में आयनिक बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कम स्ट्रांग माना जाता है। और क्वेश्चन क्या आता है कि आप लोग कैसे बताते हैं कि कौन से, किसके दरमियान आयनिक बॉन्ड है और किसके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, रोजी की वजह से थोड़ी हालत खराब हो रही है। ठीक है, आयनिक और कोवेलेंट में हम लोग बोलते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो एमसीक्यूज याद रखना, इसमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बन के आते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो चीजें बता रहा हूं वो चीजें याद कर लेना, ना एमसीक्यूज में मसला होगा ना ये क्वेश्चन का आंसर देने में। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दोनों एटम, जो 2 एटम्स आप लोगों के पास बॉन्ड बना रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालें, उन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस लें, माइनस करें। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो आप लोगों के पास 1.7 से ग्रेटर आ जाए, ठीक है, ग्रेटर देन 1.7, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ग्रेटर हो जाए 1.7 से, तो आप लोग समझ जाना यहाँ पर जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल से देखते हैं, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम की होती है 0.93 और क्लोरीन की होती है 1.6 या हाँ इतनी। ठीक है, अगर इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालें, मतलब 3.16 माइनस 0.93, तो आप लोगों के पास 2 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। ठीक है, अब देखेंगे 2 क्या आ रहा है, इससे ज्यादा आ रहा है, 1.7 से ज्यादा। तो हमें पता चल गया NaCl में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, समझ आ गई। अब इसके रेज करके यहीं पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेकंड में पढ़ लेते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम है, तो वहां पर बनता है कोवेलेंट बॉन्ड।
कौन सा बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल उठा लेता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन का होता है शायद 2.5 और जो ऑक्सीजन है उसका होता है 3.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालें, 3.5 माइनस 2.5 आ गया 1। अब देखिए इन दोनों को कंपेयर करें, 1 क्या है, 1.7 से कम है। तो आप लोगों के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके अंदर कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना 1.7 से अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है मतलब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, अगर 1.7 से कम है तो आप लोगों के पास कौन सा बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब आगे आप लोग पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या फर्क होता है। अभी तक तो कोवेलेंट पढ़ रहे थे, अब ये कोवेलेंट डिटेल्स हैं कि पोलर कौन से होते हैं, नॉन पोलर कौन से होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से बताऊंगा, समझ आ जाएगी, ऐसे ही समझ आनी है। ठीक है, अगर हम लोग पहले पोलर्स को देख लेते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं और नॉन पोलर क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग पोलर को दें, पोलर में क्या होते हैं, पोल्स की फॉर्मेशन बनती है, पोल्स बनते हैं मतलब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आते हैं। ठीक है, अब वो क्यों आते हैं, अगर डिफरेंट एटम्स के दरमियान बने, कितने के दरमियान, डिफरेंट एटम्स के दरमियान अगर कोवेलेंट बॉन्ड बने, अगर कोवेलेंट बॉन्ड हो और मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बने तो उसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। कैसे, अभी कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ली है CO2, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इस वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। नॉन पोलर बनते हैं सेम के एटम्स के दरमियान, जिस तरीके से H2 Cl2 O2, तो ये हो गए, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो आता है ना वो हमेशा 0 के बराबर आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। अब इसी से याद रखना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से लेकर 1.7 के दरमियान है तो वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। 0.4 से लेकर 1.7 तक जितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से लेके 0.4 तक आए तो वो क्या होते हैं, आप लोगों के पास नॉन पोलर। एग्जांपल देख लें, जिस तरह H2 है, यहाँ पे देखें H2, अगर हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन का 1 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, ठीक है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, दोनों आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ रहा है, 0, तो हाइड्रोजन में कोई भी पोल नहीं बनता, तो जो भी हाइड्रोजन है वो हमारे पास नॉन पोलर है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि मोलर नॉन पोलर में ये डिफरेंस आता है। अब आगे नेक्स्ट थर्ड में कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ खत्म हो जाता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें ओनली वन एटम शेयर इलेक्ट्रॉन, ओनली वन एटम शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें सिर्फ एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है, यानी दो इलेक्ट्रॉन एक साथ शेयर होंगे, कभी भी एक शेयर नहीं होता। और करने वाला कौन होता है, सिर्फ एक एटम। दूसरा एटम कभी भी शेयरिंग में हिस्सा नहीं लेता, वो सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा होता है। मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होता है, दूसरा एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में होते हैं, सिंगल नहीं होते। सिंगल होंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। मतलब कैसे कि अभी मैं आपको बताता हूं, यहां पर दो नाम आप लोग पढ़ेंगे, एक को बोलते हैं डोनर, एक को बोलते हैं एक्सेप्टर। ठीक है, डोनर क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने वाला होता है। डोनेट का मतलब क्या होता है, आप लोग नहीं देखते ब्लड डोनर, ब्लड देने वाला, तो डोनेट वहां से निकला है कि देने वाला। जो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, वो 2 हो 4 हो 6 हो तो इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो आप लोगों के पास डोनर कहलाता है। एक्सेप्टर क्या होता है, गेन टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम पेयर की बात कर लेते हैं, जो उन इलेक्ट्रॉन्स पेयर को एक्सेप्ट करता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सेप्टर। तो दोनों के नाम, डोनर भी समझ आ गई और एक्सेप्टर भी। तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को नाम देंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखने इसके एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। ठीक है, ये भी इसका दूसरा नाम है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट का नाम आए या फिर आप लोगों का डेटिव बॉन्ड है, दोनों एक ही चीजें हैं, नाम में कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें आप लोग देखते हैं कि मेन क्वेश्चन कौन सा आया है, वो मेन क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
इस जो मेन क्वेश्चन इसमें है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो ये है कि रीजंस दें कि आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हमेशा पोलर क्यों होता है। वाई डेटिव बॉन्ड में यूज करता हूँ आके आप लोगों के ध्यान में पड़े। डेटिव बॉन्ड इज ऑलवेज पोलर, ठीक है। फिर उसकी एग्जांपल की तरफ जाएंगे, पहले आप लोग इस क्वेश्चन को देख लें, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस पोलर डेटिव बॉन्ड हमेशा पोलर क्यों होता है। हमें पता चल गया कि डेटिव बॉन्ड जो होता है वो डोनर से बनता है और एक्सेप्टर से बनता है, ठीक है। डोनर से तो हमें पता चल गया, यहाँ पे एक ही एटम कंप्लीटली पेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो शेयर करने वाला होता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो इनको एक्सेप्ट या गेन करने वाला होता है, ठीक है, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो इससे हमें समझ आ गई एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आते हैं। अब पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से हम लोग इनको बोलते हैं कि ये क्या है, पोलर है। एग्जांपल देखते हैं कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होते हैं, तो वो डेटिव बॉन्ड कैसे होंगे या पोलर कैसे होंगे वो देख लेते हैं। हमारे पास दो ले लेते हैं, NH3 का रिएक्शन करवाते हैं BF3 के साथ, ठीक है। इसके नतीजे में क्या बनेगा अभी समझ आ जाएगी। पहले नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन के आउटर मोशन में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 5 इलेक्ट्रॉन। एक का भी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना हुआ, दूसरे का भी और तीसरे का भी। अब ये देखें इसके ऊपर ये लोन पेयर क्या है, खाली है, लेकिन बोरान तीसरी फैमिली से, थर्ड ग्रुप से, तो इसका एक बॉन्ड फ्लोरीन के साथ, दूसरा भी फ्लोरीन के साथ, तीसरा भी फ्लोरीन के साथ। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बचा हुआ, तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे देता है, बोरान को। तो जिसके नतीजे में इनके दरमियान जो फोर्स बनती है NH3 और BF3, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज, तो ये जो बॉन्ड बना है इनके दरमियान वो है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिए पेयर किसको, बोरान को। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है एरो से। किससे? एरो से। ये जो हम लोग एरो बनाते हैं इस तरीके से, ये एरो की जो बैक होती है, टेल जिसे बोलते हो, वो बता रही होती है कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, ये नजर आ रहा है, और हेड बता रहा होता है किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन गया है। तो हमें यहाँ से ये देखिए, ये इस तरीके से बताना पड़ेगा कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकले और बोरान के पास गए। यही चीज़ हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं और दूसरे के पास गए और शेयर हुए हैं, ठीक है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स गए थे पेयर की फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज़ होती है आप लोगों के पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और इसी में से यही मेन क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आगे जाते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, ऐसी फोर्सेस जो कि किसके दरमियान होती हैं, बिटवीन द मॉलिक्यूल, ठीक है। याद रखिएगा जो अभी तक आप लोग पढ़ते हैं वो थी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि एटम्स के दरमियान होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब होता है जैसी फोर्सेस जो कि क्या होती हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, और ये वीक फोर्सेस होती हैं, ठीक है। बाकी जो आप लोगों ने पीछे बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड पढ़े थे, वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। मैं डेफिनेशंस की तरफ जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को एक MCQs बता दूं जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस मानी जाती हैं, ठीक है। बोलते हैं कि जो डायपोल फोर्स है, डायपोल फोर्स जो भी हम लोग पढ़ेंगे, ये 25 टाइम वीक होती है, 20 टाइम वीकर फोर्स होती है कोवलेंट के मुकाबले में, ठीक है, ठीक है। ये समझ आ गई कि देखें इसलिए हम लोग इसको वीक बोलते हैं। ये देखें कोवलेंट के मुकाबले में ही 25 टाइम वीकर है। अब होती क्या है, अब उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। डायपोल फोर्स होती है कि ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मॉलिक्यूल में होगी कहाँ, सुनते जाना। जो आप लोगों के पास पॉजिटिव पोल होगा, पॉजिटिव पोल ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव पोल ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। तो ये होती है पॉजिटिव पोल एक का हो और नेगेटिव पोल दूसरे का हो, तो इसके दरमियान बनती हैं
हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। एग्जांपल से सीखते हैं, सही समझ आएगी। जिस तरीके से HCl, ठीक है। अब एग्जांपल देखते जाना, ये मतलब हमारे पास HCl का सॉल्यूशन एक जगह पे पड़ा हुआ है। अब बोलते हैं हमारे पास ये HCl, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा बना देता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। HCl यहाँ पे बना देता हूँ HCl, हाँ HCl। अब मैं जिसको ब्लू से रिप्रेजेंट करूंगा वो होगी आप लोगों के पास डाइपोल डाइपोल। अब देखें यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। ये चार्जेस आए हैं क्योंकि पोलर बॉन्ड है तो चार्जेस आते हैं। अब देखिए कहाँ पर ये पॉजिटिव पोल एक मालिक्यूल का और नेगेटिव पोल दूसरे मालिक्यूल का। पॉजिटिव HCl एक मालिक्यूल है, उसमें पॉजिटिव एक, ये क्लोरीन क्या है, दूसरे मालिक्यूल क्या है, तो उसके नेगेटिव के दरमियान, ये इसके दरमियान, ये देखें जो आप लोगों को नजर आ रही हैं ये वाली फोर्सेस, ये फोर्सेस आप लोगों के पास क्या कहलाती हैं, ये जो ब्लू से नजर आ रही है ये होती हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। वीकर फोर्स होती हैं कि लेकिन ये मॉलिक्यूल्स को एक जगह पे कंबाइन करके रखने के लिए होती हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे से इजीली टूट सकती हैं, जरा सी भी हीट से टूट सकती है, फेज चेंज हो जाता है, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं इसी वजह से, ठीक है। ये होती है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इसके बाद जो सेकंड टाइप है इसकी, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दोनों एक ही जैसी हैं, ठीक है। डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिफरेंशिएट आता होता है क्वेश्चन में, लेकिन फर्क सिर्फ इसमें, ये सारी एक जैसी हैं। फर्क ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव पोल सिर्फ एक होना चाहिए, वो पॉजिटिव पोल किसका होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का, और नेगेटिव पोल किसका होना चाहिए, किसी और मॉलिक्यूल का, जो कि कौन से 3 एलिमेंट्स हों, या तो आप लोगों के पास ऑक्सीजन हो, सेकंड या तो आप लोगों के पास फ्लोरीन हो, या तो आप लोगों के पास नाइट्रोजन हो। सिंपल डेफिनेशन करें तो पॉजिटिव पोल ऑफ हाइड्रोजन एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ प्रोडक्ट टेबल ऑफ 3, जो 3 है, ठीक है। कौन कौन से, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। अगर इन तीनों के साथ इसकी फोर्सेस आ जाती हैं तो उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देंगे। एग्जांपल से सीखेंगे, समझ आ जाएगी। देखें हम लोग वाटर की एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं, उससे इजीली समझ आ जाएगी। ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हम लोग सेकंड वाटर का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ये मैं यहाँ पे थर्ड वाटर का मॉलिक्यूल बना लेता हूँ। तो ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में ड्रा किया। अब यहाँ फोर्सेस किस तरह आएंगी, अब हम तो बोलते हैं ऑक्सीजन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो बाकी पॉजिटिव, नेगेटिव आया तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया। तो जहाँ पे भी हाइड्रोजन है उनके ऊपर हमेशा क्या होने चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखें यहाँ पर इस ऑक्सीजन का इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन का इस ऑक्सीजन के साथ, इस ऑक्सीजन जो ये वाला ऑक्सीजन है इसका इसके साथ या इसके साथ, तो ये आप लोगों के पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। देखें अब यहाँ पे जो मैंने लगाया कि एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और दूसरे का हाइड्रोजन फिक्स होना चाहिए, या यहाँ पे ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा या फ्लोरीन होगा, बस इन तीनों के साथ अगर हाइड्रोजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इसका बॉन्ड बना रहा है या अट्रैक्शन शो कर रहा है, वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी, वरना डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन वो कहलाएगी। इन दोनों में से कौन स्ट्रांग है, एमसीक्यूज में आता है कि डाइपोल डाइपोल ज्यादा स्ट्रांग है या हाइड्रोजन, और क्यों, तो याद रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल। रीजन क्या है, रीजन यही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होने की वजह से वो ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अगर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स ना हो तो वो स्ट्रांग ना हो, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से वो ज्यादा स्ट्रांग है। डाइपोल डाइपोल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है, इसलिए वो कम स्ट्रांग है। अब मेटालिक बॉन्ड, ये मेटालिक बॉन्ड केमिकल बॉन्ड की टाइप है। देखें केमिकल बॉन्ड में आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड भी पढ़ा, कोवेलेंट भी पढ़ा और मेटालिक भी पढ़ा, डेटिव बॉन्ड भी पढ़ा, लेकिन मेटालिक बॉन्ड रह गया था। मेटालिक बॉन्ड को स्टडी कर लेते हैं। अब ये कौन सी फोर्स होती है, ये एक प्रॉपर्टी मेटल्स के दरमियान होती है। ये ज्यादातर किसके दरमियान होती है, मेटल्स के दरमियान होती है, और दूसरे मेटल्स के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। याद रखना पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान होती है। अब पॉजिटिव कौन है, मेटल, और जो नेगेटिव होगा वो है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनके दरमियान होगी, तो उस फोर्स को हम लोग क्या नाम देंगे, मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। अब एग्जांपल से आप लोगों को समझ आ जाएगी, मैं डायग्राम बनाऊंगा। अब देखें
हम लोग ये बोलते हैं कि ये एक मेटालिक रॉड है, ठीक है। मैं एक स्ट्रक्चर डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग एटम्स को लेते हैं, ये मेटल के अंदर, मेटालिक रॉड के अंदर ये एटम्स है, ठीक है। ब्लैक ब्लैक जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बड़े बड़े, ये मेटल के एटम है, और इनके गिर्द में बना देता हूँ ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसके दरमियान क्या होती हैं, फोर्सेस होती हैं, ठीक है। अब ये देखें जो मैंने ब्लू ब्लू फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाए, तो अब मैं ये बोलता हूं ये पॉजिटिव और ये किसी फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स होगी जो मेटल को कंबाइन करके आपस में रखती है वो होती है मेटालिक बॉन्ड। तो डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि मेटालिक बॉन्ड क्या होती है, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मेटल पॉजिटिव एटम एंड देयर सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। कि मेटल एटम पे पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं उनको, ठीक है, क्योंकि वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, और वो नेगेटिव चार्ज होता है, आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो मेटालिक बॉन्ड होगी। और इस मेटालिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज ये हैं, इस मेटालिक बॉन्ड की वजह से जो मेटल्स हैं उनका होता है जॉइंट स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर होता है, जॉइंट स्ट्रक्चर। जॉइंट का मतलब बड़ा स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर किसकी वजह से होता है, इनका मेटालिक बॉन्ड की वजह से होता है। सेकंड ये है इसका फायदा कि इनके अंदर थर्मली स्टेबल हो जाते हैं। थर्मली क्या हो जाते हैं, स्टेबल, कि अगर इनको जितनी ज़्यादा हीट तो ना ये अपने आप को बर्दाश्त करते रहते हैं, टूटते नहीं है। देखिए इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है। आयरन का एग्जांपल ले लें 2700 मेल्टिंग पॉइंट, तो यही बोल रहे हैं कि देखिए कितना हाई मेल्टिंग पॉइंट है, तभी वो मेल्ट होता है। तो वो इसी वजह से है क्योंकि उनके दरमियान मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटालिक बॉन्ड होने की वजह से वो क्या है, इनकी थर्मली स्टेबल होते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं कि मेलाबल हैं, डक्टाइल हैं, सोनोरस हैं, मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं सोनोरस। मेलाबल डक्टाइल का मतलब है कि शीट्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ शेप्स में इनको ढाल सकते हैं, ऑर्नामेंट पर्पज़ के लिए हम लोग मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है और कुछ यूजेस थे। तो ये बहुत ईजी टॉपिक्स थे इसलिए मैंने इतना डिस्कस नहीं किया, लेकिन मेटालिक बॉन्ड आप लोगों को पता होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। यहीं तक था आप लोगों का स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें एक टॉपिक हमने छोड़ा, वो था इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन के इलेक्ट्रॉपिक फॉर्म्स 2-3 होती हैं प्लस लाइन, ठीक है। वो है आप लोगों के पास ग्रेफाइट, डायमंड, बकीबार। इससे पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने ग्रेफाइट की जो जितनी भी टॉप टाइप्स थी, जिसके अंदर हम लोगों ने डायमंड को भी डिस्कस किया और ग्रेफाइट को भी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। यहां तक केमिकल बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू से वो आप लोगों से डिस्कस किए गए, ठीक है। बाकी किसी चीज का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप लोग बताएं कमेंट में कि नेक्स्ट लेक्चर कौन से उस पे होना चाहिए चैप्टर पे, ताकि आप लोगों के पेपर्स इजीली हो सके, क्योंकि 18 तारीख को आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, और ठीक है, और 10th के तो शायद केमिस्ट्री का पहला पेपर है, आप लोगों का भी केमिस्ट्री का ही पहला पेपर होगा। तो जल्दी करें, अपने कमेंट करें, और हम लोग ताकि आप लोगों के लिए वही चैप्टर डिस्कस कर सकें और मेन क्वेश्चंस आप लोगों को बता सकें, ठीक है। आप लोगों के पेपर में आसानी हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।